बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 40वीं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 1995 में ली गई थी। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में उस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं वो सामान्यतः किस रंग के हैं? तो वो लाल रंग के हैं। यही बात जब मौर्य वंश के बारे में पूछा जाए, मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य के जो मिट्टी के बर्तन थे उनकी रंग कैसी थी, तो वो काली रंग की थी और हड़प्पा की जो मिट्टी के बर्तन है उनका रंग लाल था। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर रखना चाहिए। यहाँ पर 1923 और 24 होगा। सबसे पहले जो हड़प्पा में साइट खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था 1921 में। उसके बाद पुनः इस पर जो है फिर से 23, 24 और 24-25 के दौरान उत्खनन होते हैं, वही यहाँ पर बातें की गई हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो वो सही आंसर हो जाएगा सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में हमारे पास ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। 10 मंडल में जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। उसी तरह से जो तीसरा मंडल है ये गायत्री मंत्र से रिलेटेड है। इसमें गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा किया गया है और गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं वो विश्वामित्र हैं। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 और ये धर्मशास्त्र जो है ये गुप्त वंश से रिलेटेड है। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सही आंसर है 14 पूर्व और 12 उपांग भी जो है वो जैन धर्म के ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों ने किया था। और इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में जो 39वीं प्रीलिम्स एग्जाम था उसमें पूछा था कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मोखालीपुत्र गौशाल। मैंने ये वाला जो वीडियो है 39वीं प्रीलिम्स का वो अपलोड कर दिया है, तो वो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पता चलेगा हमें कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो आस्क किए जाते हैं और कैसे रिपीट होते हैं क्वेश्चंस के जो टॉपिक होते हैं वो सेम ही होते हैं लगभग। तो जब हम लोग जैसे मान लेते हैं कि हमने आजीवक संप्रदाय के बारे में जाना, तो आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है 4, 5 या 6 जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे हमें जान लेना चाहिए। इसी तरह से हमें अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हमें अब स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सम्मिलित करना है। जैसे काफी फेमस है हर्षचरित्र के जो रचयिता हैं ये वाण भट्ट हो जाएंगे, हर्षचरित्र के रचयिता। उसी तरह से नील दर्पण दीनबंधु मित्र हैं। यदि हम नाग नंद की बात करें तो ये हर्षवर्धन हो जाएंगे। तुगलकनामा जो है, तुगलकनामा अमीर खुसरो इसके सही आंसर है और ता उल मोम जो है ये राजा राममोहन रॉय। इस तरह से अपना करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री इति संग बिहार का भ्रमण कब किए थे? तो इसमें से नन ऑफ द एबव हो जाएगा क्योंकि वो बिहार में जो है 671 से 72 ईस्वी में रहे थे। तो ये अपना इसका सही आंसर जो है वो 670 नहीं होगा, 671-72 होगा। हमें 3 चीनी यात्रियों के बारे में डिटेल्स में जानना चाहिए। एक है फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जिनको कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है, जो गुप्त वंश के शासक थे, उनके शासनकाल में फाहियान आते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसंग आते हैं और इति संग जो है वो 671 से लेकर 72 में वो बिहार में रहते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनकी क्रोनोलॉजी भी हमें दिमाग में रखनी चाहिए। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये गुप्त काल की, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल के अंतिम चरण में व्यापार वाणिज्य का ह्रास होने लगा था, ऐसा वर्णन वेनसॉन्ग ने भी अपने पुस्तक में किया है। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो खमश जो है ये कर नहीं है, खमश लूट का धन होता था जिसमें कि 1/5 भाग राजकोष को जाता था और 4/5 भाग जो है सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत में जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन था और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, तब लूटे हुए धन का 4/5 भाग जो है वो राजकोष में ही चला जाता था और केवल 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया जाता था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो यह 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1347 में होती है, 11 साल बाद। ऐसे हमें याद रखना चाहिए। 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम सम्राट था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का जो टाइम पीरियड है वो 1719 से स्टार्ट होता है जब फर्रुखसियार को हटाया जाता है गद्दी से, और इसका जो शासनकाल है लगभग 1748 तक चलता है। और इसी बीच में 1743 ईस्वी में 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है नादिर शाह और पूरी तरह से दिल्ली को लूटता है और मयूर जो सिंहासन है वो भी अपने साथ ले जाता है। साथ ही साथ उस पर मयूर सिंहासन पर ही कोहिनूर हीरा लगा हुआ था और कोहिनूर हीरा को भी वो ले जाता है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना मिलता था? तो सही आंसर बिहार हो जाएगा। और बिहार में भी जो अपना वैशाली का जिला है, जो मुजफ्फरपुर का जो एरिया है, और साथ ही साथ जो सारण अर्थात कि छपरा का जो एरिया है वहां से हमें सोना मिलता था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी? हॉकिंस को किया था इसने। भारत के व्यापारी कोठियों को खोलने के प्रयास के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को भेजा था और 1615 में टॉम्स रो को भेजा था। तो
जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है, किस चीज के लिए रहा है ये? तो एक तो विद्या के लिए और धार्मिक केंद्र के रूप में, व्यापार केंद्र और प्रशासनिक तौर पर यह इसे नहीं विकसित किया गया था। बिहार शरीफ की बात करें हम लोग तो बिहार शरीफ को पहले उदंतपुरी के नाम से जाना जाता था। उदंतपुरी महाविहार की स्थापना गोपाल ने की थी। गोपाल ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में किया था और इसी टाइम पीरियड में इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विद्या का केंद्र हो जाएगा और साथ ही साथ वो महाविहार था जहां पर की बुद्धिज्म की स्टडी होती थी, तो धार्मिक केंद्र के रूप में भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, सही आंसर। बिहार में सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो यह फिरदौसी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इसमें हमें यह समझने की कोशिश करनी है कि 19वीं शताब्दी का मतलब हो गया कि 1800 से लेकर 1899 ईस्वी तक, ये 100 साल का जो समय है यह 19वीं शताब्दी का कहलाएगा। इसमें जो धर्म और समाज के सुधार हुए, इसमें सबसे पहले जैसे बुद्धिजीवी का मतलब जिनके पास बुद्धि है, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर। नगर में रहने वाले उच्च जाति ईश्वरचंद विद्यासागर हो या राजा राम मोहन रॉय हो, ये दोनों जो है ये ब्राह्मण कुल से हैं, ब्राह्मण जाति से हैं, तो ये उच्च जातियां थी। उदार रजवाड़े भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किए। निर्धन लोग जो हैं उनको तो अपने पेट भरने से ही फुर्सत नहीं है, तो वो कैसे सुधार में भाग ले पाएंगे और वो आगे किस तरह से बात करेंगे? तो यही चीज़ है। तो इसमें 3 को छोड़कर 1, 2, 4 है वो आंसर हो जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी ये बातें कही थी कि जब तक व्यक्ति निर्धनता से बाहर नहीं निकलता है तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उन्होंने बताया था कि जो हमारे समाज में भेदभाव है, वो जाति को लेकर हो या इकोनॉमिक को लेकर हो, सबसे पहले तो जाति के रूप में शोषण हुआ सामाजिक स्तर पर, और जब साथ ही साथ क्या हुआ, सामाजिक शोषण के साथ साथ इकोनॉमिक नहीं बढ़ा तो और डबल मतलब कि मार पड़ गया। जो गरीब और निर्धन लोग थे ये कभी आगे आ ही नहीं पाए, तो ये धर्म और समाज सुधारने की बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका तो पेट ही नहीं भर पाया है। तो हम इस तीसरे स्टेटमेंट को हटाकर अपने आंसर को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले जी ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इन्होंने गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, हमें ये बताना है कि बिहार में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो रोहिणी से स्टार्ट हुआ था। रोहिणी आज देवघर में है। फिर पटना में ये आया 3 जुलाई को, जबकि पीर अली ने यहाँ पर मोर्चा संभाला, लेकिन 5 जुलाई को पीर अली को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 7 जुलाई को उन्हें फांसी दे दी जाती है। फिर पटना के बाद मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के बाद जगदीशपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो विद्रोही थे 26 जुलाई को ये लोग बीर कुंवर सिंह से आरा में मिलते हैं, तो 25 जुलाई को दानापुर में विद्रोह जो है वो स्टार्ट होता है। यहां से जो छावनी के सैनिक थे वो आरा की तरफ कूच करते हैं और 26 तारीख को बीर कुंवर सिंह जी से मिलते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और इसमें नहीं लिया था पूछा गया है, तो और जमींदार इसका सही आंसर होगा। जबकि इसमें थोड़ा सा समझना, देखिए जमींदार, जबकि बीर कुंवर सिंह जी भी एक जमींदार ही थे जगदीशपुर के, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसका जो ऑप्शन है वो अलग तरीके से दिया हुआ है। जबकि मजदूर कृषक लोगों ने तो पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जैसे यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा है कि साहूकार और जमींदार जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। वास्तव में ये सिपाही सैनिक वर्दी में किसान थे जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे, तो हम कृषक और किसान को तो कंसिडर करेंगे यहाँ पर, जिसमें कि किसान, दस्तकार, धर्मगुरु, नौकरी पेशा, दुकानदार, हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया और सिपाहियों का विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया। जबकि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी और पढ़े लिखे लोग भारतीय शासक अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे। जमींदार और साहूकार वर्ग अंग्रेजों की सफलता की कामना कर रहा था। तो हाँ, जमींदार, जैसे कि अपने बिहार में ही देखें तो जगदीशपुर के जो जमींदार थे बाबू बीर कुंवर सिंह, वो अंग्रेजों के खिलाफ थे, लेकिन सेम 15 से 20 किलोमीटर, वहां से 20 किलोमीटर दूर डुमरांव है और वहां पर भी महाराजा थे और एक टाइप के जमींदार ही थे वो, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन इसका सही आंसर 2 और 4 ही होगा, तो ऑप्शन डी हम लोग इसका करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था? तो ये जेम्स आउट्रॉम एंड डब्ल्यू टेलर ने इसे एक षड्यंत्र कहा था, और खासकर जो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा इसने दी थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र 1857 के विद्रोह को किसने कहा था? तो जेम्स आउट्रॉम और टेलर ने। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार, ऑप्शन
बी करेक्ट आंसर है। मारवा एवं नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और ये 1905 में इन्होंने किया था। और 1905 के बनारस सेशन में जो कांग्रेस का 1905 का जो सेशन हुआ था बनारस में, उसके जो अध्यक्ष थे वो गोखले ही थे। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुए। कैसे? तो एक्चुअली 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ था, लेकिन सती निषेध रेगुलेशन जो है ये तो 1829 में ही आ गया था। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ नहीं सकते हैं, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसको कि अभी हम लोग छोड़ देते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु जो थे वो आनंद पांडे थे। 1899 और 1900 में बिरसा मुंडा ने उलुगुलान किया था। उलुगुलान का मतलब है महान क्रांति, जिसको कि हम लोग बिरसा मुंडा का आंदोलन भी कहते हैं। उलुगुलान इन्होंने किया था। जैसे 1855-56 का जो संथाल विद्रोह था इसे हुल कहते हैं, उसी तरह से बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसे हम लोग उलुगुलान कहते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो खोंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 में, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में आया था। नीचे दिए गए कथन और कारण है, इसको हमें पढ़ना है और आंसर देना है। कह रहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। पृथक बिल्कुल रहा, क्योंकि 1942 में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था उसमें। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है, ये पहला जो स्टेटमेंट है वो सत्य है, लेकिन आर जो है वो गलत है। ऐसा नहीं था कि राष्ट्रीय संघ सेवक जो थे लोग वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ही नहीं लिए थे और एक संघ के रूप में इसने आंदोलन में भाग नहीं लिया था, परंतु व्यक्ति के रूप में भाग लेने से मनाही भी नहीं थी। अतः यह कारण सत्य नहीं है कि उसका विचार था, उनका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, ऐसा उनका विचार नहीं था। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला भारतीय कौन था? एमिन रॉय। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा हुआ था और खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और ये जो खुदाई खिदमतगार हैं ये लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन या लाल कुर्ती क्रांति भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम हमें बताना है। चौरी चौरा जो हत्याकांड है ये 1922 में होता है 5 फरवरी को। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो इसको ऐसे करते हैं, सबसे पहले 2 हो जाएगा कि उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, फिर चौरी चौरा पुलिस गोलीकांड हो जाता है। सॉरी नहीं, ऐसे होगा इसमें। पहले तो गोलीकांड होगा जिसके की नेतृत्व जो थे वो भगवान अहिर ये रिटायर्ड या ऐसा कहें कि ये पहले सैनिक थे, अंग्रेजों की सेना में थे और ये फिर वापस आ गए थे। तो भगवान अहिर जो है धरना प्रदर्शित कर रहे थे लोग, तो सबसे पहले चौरी चौरा में गोलीकांड होता है, फिर उग्र भीड़ आग लगा देती है थाने में। और उग्र भीड़ आग थाने में कब लगाती है? 5 फरवरी 1922 को। और गांधी जी आंदोलन स्थगित कब करते हैं? 12 फरवरी ये होगा, 12 फरवरी 1922। और गांधी जी को गिरफ्तार कब किया जाता है? मार्च 1922 में किया जाता है। तो ये अपना घटना हो गया। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई जगह ये 4 फरवरी दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली 4-5 फरवरी का जो रात है वो शाम के समय में लगाया गया था। तो इस बात को हमें देखना होगा, इस पर हमें रिजिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इवन जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो 4 फरवरी ही कंसीडर करती है, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो हमें उसकी भावनाओं को समझना है कि क्वेश्चन पूछने वाला जो है उसकी भावना क्या है, वो क्या सोच रहा है। तब हम एग्जैक्ट क्लियर कर पाएंगे कि हम 4 फरवरी 1922 कंसीडर करें चौरी चौरा इंसिडेंट या फिर 5 फरवरी को करें। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो महात्मा गांधी जी। और इस घटना को लेकर महात्मा गांधी जी की बहुत सारी आलोचना भी हुई थी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो खिलाफत आंदोलन था एक्चुअली ये धार्मिक आंदोलन था। तो धार्मिक आंदोलन, धार्मिक बात को लेकर किसी को सपोर्ट करना, ये बहुत सारे लोगों को रास नहीं आया था। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.ए. ऑलकट। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने तो अपना होम रूल खोला था, एनी बेसेंट ने भी खोला था, और एनी बेसेंट के साथ सुब्रमण्यम अय्यर थे। निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे? तो फिर से यहाँ पर वही चीज़ है, जैसे कि जो मुसलमान हैं इन्होंने पार्टिसिपेट स्वदेशी आंदोलन में नहीं किया, अर्थात कि अप्रभावित थे। और क्योंकि इनका जो मेन मकसद था, चूंकि स्वदेशी आंदोलन था वो बंगाल में हुआ था, और जो बंगाल के बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो चाहते थे कि अब कांग्रेस के जगह पर एक उनका भी पार्टी आए, तो इसी का रिजल्ट था 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हो जाना। तो मुसलमान सबसे पहले हो गए। नेक्स्ट जो है कृषक।
जबकि बुद्धिजीवी और जो महिलाएं थी वो कुछ पार्टिसिपेट की थी। इसका सही आंसर अपना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएंगी। एनी बेसेंट आयरलैंड की लेडी थी। इन्होंने 1917 में जो कलकत्ता में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो उसकी ये सदस्य बनी थी, उसकी ये अध्यक्ष बनी थी। और जो सरोजनी नायडू है 1925 में जो कानपुर में सेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष बनी थी। और गांधी जी जो थे 1924 में बेलगांव में जो हुई थी सेशन, उसके ये बेलगाम में जो हुई थी सेशन उसके अध्यक्ष बने थे। और गांधी जी केवल एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। बेलगाम जो है वो कर्नाटका में है। इस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में पूछा गया है। 1924 में हुई थी रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा। छोटा नागपुर का पठार एक समप्राय भूमि है। सबसे बड़ा हिमनद जो गिवेन हिमनद है उसमें गंगोत्री हो जाएगा। और बाकी ये अपना डिटेल्स है, हम लोग देख सकते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये 1928 में बन गया। जो HRA पहले था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब वो सोशलिस्ट वर्ड 1928 में इसका जुड़ गया। तो सिंपल सी बात है, HRA ही जो था वो HSRA हो गया, जिसके की फाउंडर जो थे रामप्रसाद बिस्मिल जी थे। इन्होंने ही HRA ही ने 1925 में जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी 9 अगस्त 1925 को, जिसमें पार्टिसिपेट लिए थे। तो सिंपल सी बात है, इसमें अक्टूबर 1924 से लेकर 36 तक जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रही। और वही HRA ही जो है इसमें सोशलिस्ट वर्ड जो है 1928 में भगत सिंह जी के द्वारा जोड़ दिया गया। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का हमें सही क्रम अपना देखना है। तो अभी क्षेत्रफल टॉप की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर यूपी है, 12वें नंबर पर अपना बिहार है। तो ये अभी के हिसाब से हमें अपना डेटा देख लेना होगा। हमारे बिहार की जो एरिया है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। भूमि बंधित नदी अर्थात कि ये मिल नहीं पाती है समुद्र से, लूनी जो है वो राजस्थान की नदी है, वो खो जाती है रण ऑफ कच्छ में। मानसून का निर्वत इंगित होता है। इसका सही आंसर है साफ आकाश से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव स्थिति से नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चावल का कटोरा जो है ये कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है वो हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश जैसे जो स्टेट है वो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग जो है यह प्राकृतिक अंतःस्थलीय क्षेत्रों में किया जाता है। मार्मो गांव जो है यह गोवा में स्थित एक पतन है और ये मेजर पोर्ट में आता है। अभी हमारे भारत में टोटल 12 मेजर पोर्ट है। यदि हम अपनी तट रेखा की बात करें, इंक्लूड हम लोग अपना जो आइलैंड्स हैं उनको इंक्लूड कर लें, तो ये जो तट रेखा है अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक, और साथ ही साथ अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप को ऐड कर लेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर है। और केवल हम लोग यहाँ से यहाँ बात करें और इसको एक्सक्लूड कर दें लक्षद्वीप और अंडमान को, तो यह हो जाएगा 6,6100 किलोमीटर है। ये हमें डेटा याद रखना होगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है तो 25 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। समस्त विश्व की चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या है। एक्चुअली अभी तो चीते आए ही हैं, चीते तो हमारे भारत से एक्सटिंक्ट हो गए थे ही नहीं। 1950 से पहले ही चीते जो है हमारे भारत में एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो ये क्वेश्चंस ही अभी के लिए बिल्कुल गलत है, तो इस पर अभी हम लोग ज़्यादा। कीवी जो है ये उड़ नहीं सकता है, न्यूजीलैंड का ये पक्षी है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यनहीन पक्षी जो है वो कीवी है। मृदा की अपरदन जो है वो कैसे रोकी जाती है, तो वनारोपण द्वारा। वन रोपेंगे तो हमारा जो मृदा का इरोजन है वो रुकेगा। अति चराई करेंगे तो वो तो इरोजन होगा, वनस्पति के उन्मूलन से भी हमारा क्या होगा, इरोजन हो जाएगा। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम कितने वनों की हमें एरिया होनी चाहिए, तो ये लगभग संपूर्ण भूमि का 33% होनी चाहिए। अभी हमारा जो इंडिया है इस पर टोटल 24.62% के आसपास ट्री और फॉरेस्ट और ट्री दोनों मिलाकर एरिया पर हमारे हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा कि वन है, अर्थात कि पेड़ पौधे हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है, तो करेक्ट आंसर है कैनबरा, जबकि टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन जो है ये पतन सिटी है, अर्थात कि यहाँ पर पोर्ट है, बंदरगाह है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश, अर्थात कि कोयला जो है सबसे ज्यादा इसमें भंडार पूछा गया, रिजर्व कहाँ है, तो सबसे ज्यादा अमेरिका है, फिर रूस है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर चीन है और 5वें नंबर पर भारत है। लेकिन यदि हम उत्पादन की बात करें तो चीन सबसे ज्यादा कोल की उत्पादन करता है, फिर अपना भारत और रूस 2 और 3 नंबर पर ये आते जाते रहते हैं। कुछ इस तरह से इनका कंडीशन है। सन 1991 की जनगणना, अब हमें 2011 की जनगणना देखनी होगी कि भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ प्लस जनसंख्या थी 2011 के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक
रिपब्लिक, गणतंत्र। तो ये हमारा क्रोनोलॉजी है, हमें याद रखना होगा। 42वें संविधान संशोधन से हमने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के क्षेत्र के, ये करंट का क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया, ऐसा करने में उनके द्वारा किया जा रहा है उनके पद का। इस क्वेश्चन को नहीं अभी करते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है आयोजित होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग की बातें कही गई हैं, इसमें से कौन जो है वो सही होगा? तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, अर्थात कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में मतभेद हो, और इसकी जो बुलावा है वो राष्ट्रपति भेजते हैं, और इसकी जो अध्यक्षता है दोनों सीटिंग की वो लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। ये भारत के ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं बुलाई जाती है, या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं बुलाई जाती है, और ये संविधान संशोधन के लिए भी नहीं बुलाई जाती है। तो इसका सही आंसर इसमें केवल 4 करेक्ट है, इसलिए अपना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 170, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विधान परिषद कहाँ है? अभी 6 स्टेट में विधान परिषद है, 3 साउथ के स्टेट हैं, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश है तो तेलंगाना भी होगा, और तेलंगाना के साथ साथ कर्नाटका है, और अदर जो 3 स्टेट हैं वो अपना बिहार है, उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग अपना यहाँ पर आंसर चूज कर लेंगे, तो यहाँ पर केवल बिहार हो जाएगा अभी प्रेजेंट के भी हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 61, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो केंद्रीय संसद द्वारा। किसी राज्य में कैसे विधान परिषद की संरचना और विघटन किया जाता है? तो वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, लोकसभा का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा क्योंकि जो परमानेंट हाउस है तो उसे भंग नहीं किया जाता है। यदि किसी राज्य को विधानसभा का अध्यक्ष अर्थात कि स्पीकर पद त्यागना चाहते हैं तो किसको देंगे? तो उपाध्यक्ष को देंगे। डिप्टी स्पीकर को ही अपना त्यागपत्र वो देते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपने जमानत खो देता है यदि उसे 1/6% जो है वो वोट न मिले तब। तो यहां पर कोई नहीं है 1/6, इसलिए अपना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जिला विकास पदाधिकारी। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो कृषि उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व होना। क्वेश्चन नंबर 69, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण है, कृषि पर अधिक निर्भरता है, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण भी हम लोग इसे अल्प विकसित कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नियोजन की आवश्यकता के कारण ऐसा कुछ नहीं है। विगत वर्षों में ये करंट का क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग इसको देख सकते हैं। ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो करने से कोई फायदा है नहीं। ये भी उस समय की 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया है। भारत में प्रोत्साहन क्षेत्र कितने हैं? तो जैसा कि हम लोग देखें कि प्रश्नकाल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 7 विकास प्रोत्साहन क्षेत्र घोषित किए गए थे, जो खंडला, ये भी आज के परिप्रेक्ष्य में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है वो नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका सही हो जाएगा, NSO। ये थोड़ा सा कुछ डेटा देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, ओवल शेप ऑफ सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा, ये स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड होता है, मिराज होता है, ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं, इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ सन, और स्केटरिंग जो है यह ब्लू कलर स्काई और सी का दिखाता है, और ब्रिलियंट रेड कलर ऑप्शन देखिए यहाँ पर मैंने ये मार्क किया है। सन के बारे में 3 कंडीशन है। एक कि वो ब्रिलियंट रेड कलर दिखता है दोनों समय, राइजिंग और सेटिंग के समय में। एक कंडीशन ये हो सकता है सन का कि उसका ड्यूरेशन जो है बढ़ जाता है, कि सूरज डूब चुका है लेकिन अभी भी हमें दिख रहा है कि वो डूबा नहीं है, और ये दोनों समय हो सकता है। और एक होता है ओवल शेप ऑप्शन। तो ये तीनों जो है क्लियर कर लीजिए, आप एक बार इसको देखेंगे और लिखेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे जब हम लोग एक बार लाइट पढ़ेंगे तो इसको डिटेल्स में मैं डिस्कशन करूंगा। इस पर क्वेश्चन हमें साइंस में देखने को मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 82 है ना, समुद्र नीला प्रतीक क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण, यानी कि स्कैटरिंग के कारण। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन, तो ये उस समय का क्वेश्चन है। योजना आयोग का गठन जो है 1950 में हुआ था, और योजना आयोग के जगह पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अब आ गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में, क्योंकि जब हरित क्रांति, जब ग्रीन रेवोल्यूशन होता है तो हम लोग मेनली जो है फोकस गेहूं और चावल पर ही किए थे। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो बिक्री कर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये करंट का क्वेश्चन है। साफ्टा का फुल फॉर्म जो है ये साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका फुल फॉर्म। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र नीला प्रतीक होता है, देख लिया हम लोगों ने। बिजली की खपत का बिल जो है किसमें मापा जाता है? तो सही आंसर होगा वाट।
ओम रेजिस्टेंस मापते हैं, एम्पियर करंट मापते हैं, वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल मेजर करते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, अल्फा किरण भी हो जाएगा, बीटा रे भी हो जाएगा और गामा रे भी हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। 86 में जो पूछा गया है, सबसे भारी धातु गिवन में से यूरेनियम हो जाएगा। हाँ से गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं N2O। जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो पुष्प है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोयाबीन को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो और कोई नहीं, सिकोआ है। क्वेश्चन नंबर 91 जो है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मर रहे हैं। ये करंट का क्वेश्चन है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। डॉल्फिन एक स्तनपायी है। अपमार्जक जो है डिटर्जेंट जो है ये शोधन अभी करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये जैसे ये रेंगने वाले जो जीव हैं और रेंगने वाले जीव के बाद बर्ड्स आते हैं, इनके बीच की जो कड़ी है उसको, उस जीव को हम लोग आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था आर्कियोप्टेरिक्स का, वो जो है वो पक्षी से रिलेटेड था। इस पर कभी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि क्या चीजें हैं, लेकिन आई होप कि हम सब लोगों ने इसको क्लास 9 10th में पढ़े हुए हैं इवोल्यूशन चैप्टर में। वर्तमान प्रमाण के अकॉर्डिंग पृथ्वी का जो जीव, ये क्वेश्चंस, सर्वदाता जो है ओ को कहते हैं, ग्रुप ओ को, और सर्वग्राहा जो है एक्सेप्टर जो है वो ए बी हो जाता है, और डोनर जो है जिसमें ओ लगा हुआ है वो ग्रुप ओ हो जाता है, ब्लड ग्रुप। एस्पिरिन जो है एक एंटीपायरेटिक है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, ग्रीन पीस जो है यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या जो है अब 243 हो गई है। सॉरी, ये लोकसभा में पूछा गया है, तो लोकसभा में अब 40 हो गई हैं, और जो हमारा विधानसभा है उसमें 243 है। और राज्यसभा की हम लोग बात करें तो राज्यसभा में हमारी 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40। तो लोकसभा के बारे में पूछा गया है, तो सही आंसर अपना जो है, क्योंकि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है जब झारखंड हमारे साथ था, लेकिन अभी के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है यह 1934 में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आप ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ ये पढ़ लेंगे एक बार। 1866 और 86 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए, तो चंपारण और मुजफ्फरपुर ही होंगे। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो यह वहाबी आंदोलनों जो लोग कर रहे थे उसका केंद्र था। नीचे दी गई दो वाक्य हैं, कथन और कारण, इसको हमें देखना और समझना है। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। हाँ, ये सही है स्टेटमेंट। दक्षिण बिहार में उद्योगों का काफी विकास हुआ है, क्योंकि ये झारखंड को रिलेशन करके पूछा गया था, तो उस पर्सपेक्टिव से है। लेकिन आज के पर्सपेक्टिव से भी हम लोग देखें तो उत्तर बिहार में हर एक साल बाढ़ की खतरे बनी रहती है, दक्षिण बिहार में सुखाड़ की संभावना रहती है। लेकिन क्या है कि आज जो है, आज की भी कंडीशन उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार जो है वो थोड़ा सा डेवलप माना जाएगा। संसार का सर्वोत्तम खनिज अबरक जो है यह अपना सही इसमें आंसर हो जाएगा, हजारीबाग से मिलता है। हजारीबाग और कोडरमा का जो एरिया है उस क्षेत्र में। 55-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, इसी के बारे में पूछा गया था। भागलपुर राजमहल में हुआ था, जिसको कि हमने बताया भी पहले ही कि इसे हुल भी कहते हैं। सिद्धू और कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह हुआ था। बिहार में कृषि का जो स्वरूप है वो जीवनदायी हो जाएगा, इसका सही आंसर। बिहार की शास्त्र गहनता, आज अभी जो शास्त्र गहनता है वो 144% है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। बिहार की सिंचाई क्षमता अनंता कितनी है? तो ये भी उस हिसाब से है, अभी हम लोगों को इसको देखने की कोशिश नहीं है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में मिलती है? पुनपुन भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, गंडक भी मिलती है। सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है अभी जो है हमारे पास 9163 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ऑप्शन इसमें है नहीं, लेकिन ये पहले के अकॉर्डिंग पूछा गया है जब झारखंड साथ था। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या? ये भी उस समय से। बिहार में पहली चीनी मिल जो है यह मरहौरा में खोली गई थी, और मरहौरा जो है आज सारण में स्थित है। यदि किसी कोड को, अब यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, केवल हम लोग ऑप्शंस देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, और एक बार इसका हम लोग सोल्यूशन बाद में करेंगे केवल मैथ्स के क्वेश्चंस को, क्योंकि अभी ज़्यादा हमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन अभी देख लेने हैं। तो अभी मैं केवल स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। ये ब्रायन लारा जो है ये करंट अफेयर्स हैं, यहाँ पर भी ये करंट अफेयर की क्वेश्चंस हैं, तो इन करंट अफेयर्स को देखने का कोई अभी मतलब नहीं है। ये सब करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हैं। तेल निर्यातक देशों के संगठन, ये भी उस तरह से करंट का क्वेश्चन है। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? तो पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी, ये क्वेश्चन है। करंट के क्वेश्चन हैं ये सब, जो है करंट के क्वेश्चन है, तो इन्हें देखने से कोई अभी हमें फायदा है नहीं। इस तरह से हम लोगों ने जो 40वीं अपनी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जामिनेशन थी उसका क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने देखा।